एतज़ाज़ हसन बेनज़ीर भुट्टो की पहली वज़ारत उज़्मा में वज़ीर दाखिला थे तो बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टीना लैम्ब अपनी किताब में उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कम ज़र्फ़ और औरतबाज़ के अलक़ाबात से नवाजती रही। एतज़ाज़ हसन की दास्तान-ए-हयात की दूसरी किस्त में आज हम उस कहानी को भी पूरा करेंगे जब 1975 में पहली बार रुकने पंजाब असम्बली बनने के लिए एतज़ाज़ हसन ने बिला मुकाबला जीतने के लिए रूपोश मुखालिफ सियासी उम्मीदवार चौधरी सरवर को तलाश करके ज़बरदस्ती उसे कागजात नामजदगी वापस करवाए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बुरा वक्त आया तो सिर्फ 2 साल बाद एतज़ाज़ हसन ने कैसे वज़ारत से इस्तीफ़ा देकर उनके एहसानात का बदला चुकाया। वो वक्त जब एतज़ाज़ हसन को पार्टी से निकाल दिया गया और नुसरत भुट्टो ने पार्टी में शमूलियत के सवाल पर कहा, भुट्टो मरहूम से माफ़ी मांगो। LPG के कोटे, कत्ल के सजा याफ्ता मुजरिमों को जज बनाने के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। आसिफ अली जरदारी का केस लड़ने के लिए पैसे मांगने पर बेनज़ीर भुट्टो क्यों उनसे नाराज़ हो गई और क्या यही नाराज़गी उन्हें शरीफ ख़ानदान के करीब ले आई और सबसे बढ़कर मोहतरमा कुलसूम नवाज़ की वफ़ात पर उन्हें अपने किन बयानात पर माफ़ी मांगना पड़ी। तकरीबन 1/3 आबादी हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है और पाकिस्तान में नून लीग और PDM काजी फैज़ ईसा का इंतज़ार कहें कि ये मेरी पार्टी में होना चाहिए था, ये गलत पार्टी है। में मरियम नवाज शरीफ के साथ जो नवाज शरीफ का नाम लगा हुआ है, क्या आपको कोई और नहीं मिला? सारा काम अपने खानदान में ही रखना है। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब। पावर असल में इमरान खान को हुकूमत मिली है, इक़्तिदार नहीं मिला। तमाम उम्मीदवार राम हो चुके थे मगर चौधरी सरवर नामी एक उम्मीदवार ने सिस्टम के आगे झुकने से इनकार कर दिया और रूपोश हो गए। ये भी कहा जाता है कि उन्हें चौधरी ज़हूर इलाही की हिमायत हासिल थी। ये चौधरी सरवर एडवोकेट पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में चौधरी एतज़ाज़ के शागिर्द भी रह चुके थे। जब उम्मीदवारों पर कड़ा वक्त आया तो चौधरी सरवर को एक रास्ता सूझा और वो था कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख गुजरने का। मगर दूसरी तरफ रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ चौधरी सरवर की तलाश में सरगर्दा थी। चौधरी सरवर एक डेरे से दूसरे डेरे में छुप रहा था और दूसरी तरफ SSP बाकिर शाह पुलिस फोर्स के साथ उसकी तलाश में था। जब चौधरी सरवर किसी सूरत भी पकड़ाई देने पर आमादा न हुआ तो उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और उनके घर के दरवाजे पर मुस्तकिल पुलिस ने डेरे डाल दिए। शायद ये दबाव था या किस्मत की खराबी, मगर ये खबर एक दिन तमाम देहाती इलाके में फैल गई कि चौधरी सरवर का पता चल गया है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ी है। ताहिर महमूद चौधरी हम सब में इसका अहवाल कुछ यूँ लिखते हैं। चौधरी सरवर नागहानी तौर पर एक हजूम को अपनी जानिब आता देखकर डेरे से वो 1-2-3 एकड़ पर मुश्तमिल करीबी कमाद के खेतों में छुप गए। इससे पहले कि लोग उसे तलाश करने कमाद के अंदर दाखिल होते, सरवर के एक अजीज ने यह सूरत हाल देखकर उसे आवाज़ लगाई कि सरवर अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही है कि अब तुम बाहर आ जाओ। जब और कोई चारा कार ना रहा तो फिर थोड़ी देर बाद सरवर उनकी आवाज़ पर गन्ने के खेतों से बाहर आ गए। आखिर वो सिस्टम के आगे कहाँ तक भाग सकते थे। बाकिर शाह ने चौधरी सरवर को पुलिस की तहवील में लिया और कठाला ले आए, जहाँ पर उनकी मुलाकात उस्ताद मोहतरम एतज़ाज़ हसन से कराई गई, जो इस गिरफ्तारी की इत्तला पर एमरजेंसी में कठाला पहुँचे थे। दोनों फरीकैन के दरमियान दस्तबरदारी मुज़ाकरात हुए और फिर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में एक इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ पर चौधरी सरवर के दस्तबरदारी ऐलान के बाद शुरका में मिठाई तकसीम की गई। चौधरी सरवर उसके बाद पाकिस्तान नहीं रहे, वो आयरलैंड चले गए, जहाँ उन्होंने बहुत पैसे कमाए और 2021 में वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। वो एतज़ाज़ जिन्होंने सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी कबूल नहीं की थी कि वो मार्क्सी और इनकलाबी थे, सुर्खे थे, और उन्होंने पहली बार रुकनी असम्बली बनने के बाद उन तमाम नज़रियात को तज दिया, मगर उनका सरकारी नौकरी ना करने का फैसला और विजन बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि 1970 में उन्होंने जिस सरकारी नौकरी को लात मारी थी
सिर्फ 5 साल बाद ही अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सूबाई वजीर बन चुके थे और उन जैसे कई सरकारी अफसर, जैसे सरकारी अफसर उन्होंने बनना था, वो उन्हें सल्यूट मार रहे थे। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक ज़्यादा अरसे कायम ना रह सका। उन्हें पीपल्स पार्टी से निकाल दिया गया और भुट्टो ख़ानदान भी उनसे नाराज़ हो गया। ये कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। एतजाज़ इक़्तिदार की राहदारियों में पहुंच चुके थे और उनका सरकारी नौकरी न करने का फ़ैसला किस कदर दुरुस्त था कि वो इसके बाद सारी उम्र अहम अहदों पर फायज रहने में कामयाब रहे। 3 किताबें तहरीर की, 3 बार कौमी असम्बली के रुकन बने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली वजारत में 3 वफाकी वजारतों यानी कानून, तालीम और दाखिला से लुत्फ़अंदोज़ हुए। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर रहे। मगर जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें पहली कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाया था, 2 साल बाद ही एतजाज़ ने उनका साथ छोड़ दिया। 1977 को सियासी मंजरनामा कुछ यूँ था कि PNA सड़कों पर थी, जनरल ज़ियाउल हक की आमद थी, सियासी जर्नलों के इशारों पर सियासतदानों की वफादारियाँ तब्दील हो रही थी। ये भी कहा जाता है कि एतजाज़ अहसन दरिया के बहाव को भांप चुके थे और उन्हें यह अंदाज़ा हो चुका था कि आर्मी बस आया ही चाहती है। मगर 9 अप्रैल 1977 को जब पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करने वाले मुगला पर पंजाब पुलिस की तरफ से गोलियां चली और कई अमवात हो गई, तो सरदार शौकत खयात खान, सरदार अहमद अली ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। आप इन सियासतदानों के नामों से इस रुझान का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इनको कहाँ से ऑर्डर मिल रहे थे ये भी देख सकते हैं। मगर फिर जो इनमें तीसरा नाम शामिल हुआ वो बहुत हैरान कुन था और वो नाम था एतजाज़ अहसन का। एतजाज़ अहसन ने भुट्टो का साथ छोड़ा तो पीपल्स पार्टी ने उनकी रुकनीत मनसूख कर दी। पीपल्स पार्टी पर अताब का वक्त शुरू हुआ तो एतजाज़ अहसन उस वक्त पार्टी में नहीं थे। शायद उस मुश्किल दौर में पार्टी में ना होना ही उनके लिए बेहतर था और ये मुश्किल वक्त एतजाज़ ने अपनी वकालत को चमकाने में गुजारा। भुट्टो ख़ानदान उनसे नाराज़ था। नुसरत भुट्टो ने तो उनकी पार्टी में वापसी के सवाल पर यह तबसरा किया था कि वो भुट्टो मरहूम से माफ़ी मांगें, मगर एतजाज़ अहसन का दावा है कि वो इस दौरान मलिक ग़ुलाम जिलानी के साथ मिलकर भुट्टो की रिहाई के लिए कोशिशें करते रहे। शायद यही वजह हो कि जब बेनज़ीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई तो एतजाज़ अहसन को दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया गया। मोहतरमा पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो एतजाज़ अहसन ताकतवर तरीन वफाकी वज़ीर थे, मगर बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टीना लैम ने अपनी किताब वेटिंग फॉर अल्लाह स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी में एतजाज़ अहसन का जिक्र कुछ अच्छे अल्फाज में नहीं किया। उन तमाम लोगों ने बेनज़ीर को घेर लिया और तेज़ी के साथ उन्हें अवामी राय से अलग कर दिया जो ज़िया के ख़िलाफ़ 11 साल जद्दोजहद का सिला चाहते थे। इन्हीं में से एक एतजाज़ अहसन भी थे जो कम ज़र्फ़ और औरत बाज थे, जो अपना ओहदा छिन जाने से डरे हुए थे, जिसने उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस पर बराए नाम इख्तियार दे रखा था। एतजाज़ अहसन ज़िंदगी में बहुत कम इक़्तिदार में रहे, मगर जब वो इक़्तिदार में रहे तो उन्होंने इसका खूब मज़ा उठाया और पावर को खूब इंजॉय किया। उन पर LPG के कोटे लेने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। ये इल्ज़ाम तवातर से लगता रहा है, मगर हमें इसका कोई मुस्तनद सबूत नहीं मिल सका। इसी वजारत में एतजाज़ अहसन पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के 20 कारकुनों को जज बना दिया था, मगर फिर बाद में अदलिया ने इन तमाम जजेस को बरतरफ कर दिया और इनमें से कई जज तो कभी अदालत में पेश भी ना हो सके। इन्हीं में कत्ल के मुकदमे में सजा याफ्ता अहमद सईद आवान भी शामिल थे। बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टीना लैम अपनी किताब वेटिंग फॉर अल्लाह स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी में लिखती, जब सितंबर 1989 में मेरे वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई तो वज़ीर दाखिला एतजाज़ अहसन ने मुझे जला वतन करने के लिए GHQ में भुट्टो के ख़िलाफ़ मेरी बदअमनी की खबर पर फ़ौज के इनकार से फ़ायदा उठाया। मुझे मुल्क छोड़ने के लिए चंद दिन का वक्त दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फ़ैसले का ऐलान किया। पुरस्रार मिस्टर अहसन, जिन्हें पीपल्स पार्टी के अंदर छोटे उस्ताद के नाम से जाना जाता है, ने मुझे फ़ैसले की वजाहत देने के लिए अपने घर बुलाया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं पाकिस्तान में शराब जमहूरी इदारों को ख़तरे में डालने आई हूँ, मगर बिल्कुल भूल गए कि मैं फ़ौजी हुकूमत में आई थी और बेशक मेरा पहला दौरा बेनज़ीर भुट्टो की शादी की तकरीब में उनकी ज़ाती दावत पर जाना था। मिस्टर अहसन इससे मुतमईन नहीं हुए तो उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो में आदमियों ने 2 कारों
और मोटरसाइकिल से मुझ पर हमला किया और मेरे फ्लैट में तोड़ फोड़ की। मकामी प्रेस में मज़ाक़ा खेज़ कहानियाँ छपवाई कि अपोजिशन लीडरों ने मुझे पहाड़ी बंगले के बदले ख़रीद लिया है कि दर हकीकत मैं सोवियत, हिंदुस्तानी और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंट हूँ, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स दरअसल एक इंडो ज्यूज़ लॉबी की मलकियत है। मगर फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जब एक बार उनके मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इख्तलाफात हो गए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो आसिफ अली ज़रदारी पर केसेस बनने शुरू हुए और फिर उनकी तवील कैद का आगाज़ हो गया। इस मौके पर कहा जाता है कि जब भुट्टो ख़ानदान की तरफ से उन्हें आसिफ अली ज़रदारी का केस लड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने प्रोफेशनल वकील के तौर पर इसकी भी फीस मांग ली। कॉलम निगार खुर्शीद नदीम अपने कॉलम में इसका अहवाल कुछ यूँ लिखते हैं। जब पहली बार उनसे कहा गया कि वो जरदारी साहब का मुकदमा लड़े तो उन्होंने मुबैना तौर पर फीस तलब की। उन्हें जवाबन कहा गया कि आपको LPG के जो 3 लाइसेंस मिले आपने बेच दिए, उनके 3 लाख रुपए रोजाना आपको मिल रहे हैं, वो आखिर किस मद में है। एतजाज अहसन का सियासी सफ़र हमेशा उसूल और बेअसूली के दरमियान घूमता रहा। कभी वो आइन और कानून के रखवाले नजर आए, मगर फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो शरीफ खानदान के वकील बने और इससे दोनों का फ़ायदा हुआ। आसिफ अली ज़रदारी के केसेस लड़ने के हवाले से होने वाले इख्तलाफ के बाद भुट्टो ख़ानदान से उनके अच्छे बुरे ताल्लुकात चलते रहे और फिर शायद यही वजह हो कि सियासत के मंजरनामे पर छाए रहने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ का वकील बनने का फ़ैसला कर लिया। एतजाज अहसन के सियासी कैरियर पर नज़र डालें तो बज़ाहिर उन्होंने कभी पीपल्स पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन पार्टी में जब भी उनकी अहमियत कम करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मुखालिफ सियासी जमात के साथ एक भरपूर सियासी किरदार ज़रूर अदा की। इसीलिए उन्हें अक्सर मीडिया पर आकर ये वजाहतें देना पड़ी कि वो अभी तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो शरीफ खानदान ताब का शिकार था। यही वो दौर था जब नवाज शरीफ के केसेस लड़ने पर कोई वकील तैयार नहीं होता था, बल्कि तैयारा साजिश केस में नवाज शरीफ के एक वकील का कराची में पुरस्रार तौर पर कत्ल भी हो गया था। ये कहा जाता है कि एतजाज अहसन ने मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इजाज़त से नवाज शरीफ के केसेस लड़ने की हामी भरी। फिर मुशर्रफ दौर में ही जब वो लाहौर से जीतकर कौमी असम्बली पहुँचे तो इन्हें शरीफ खानदान की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। जब नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए तो यही एतजाज अहसन नुमाया वकला में शामिल थे। ये दावा भी किया जाता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एतजाज अहसन को अदलिया बहाली तहरीक से अलग होने के बदले रिश्वत के तौर पर वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश भी की थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये एतजाज अहसन के सियासी दौर का अरूज था जब उन्हें वज़ारत उज़्मा की ऑफर्स हो रही थी और ऐसे वक्त में शरीफ खानदान से कुर्बत हो या पुराने सियासी फैसले, वजह कुछ भी हो, लेकिन जब 2007 में एतजाज अहसन लंदन पहुंचे तो शरीफ खानदान की तरफ से उन्हें तारीखी प्रोटोकॉल दिया गया, मगर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मौके पर उन्हें नज़रअंदाज किया और एक मुलाकात भी बहुत मुश्किल और सिफारिशों से हुई और सर्द मोहरी के माहौल में हुई। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सिलसिला शायद जारी रहता, मगर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। आसिफ अली ज़रदारी का सियासी निज़ाम राइज हो रहा था तो इसी सिस्टम में एतजाज अहसन भी पीपल्स पार्टी में अहम हो गए। वो आसिफ ज़रदारी के वकील बन चुके थे, इसके साथ ही उन्हें सेनेटर भी बना दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने तो एतजाज अहसन उनके करीबी साथियों में शामिल थे। फिर जब आसिफ ज़रदारी का बतौर सदर आखिरी दिन था तो लाहौर आमद पर एतजाज अहसन पेश थे और यहीं पर तकरीब में तलावत करते हुए ये मालूम हो गया कि एतजाज अहसन को सूरह इखलास भी नहीं आती। ज़ाहिर सी बात है, जब मार्क्सी मजहबी रिवायात पर अमल करने की कोशिश करेगा तो ऐसा ही होगा। हमने देखा कि जब पानामा केस के बाद शरीफ खानदान पर बुरा वक्त आया तो एतजाज अहसन ने वही पुराना हरबा इख्तियार किया, यानी उन्होंने पीपल्स पार्टी तो ना छोड़ी लेकिन अपनी सियासत का मरकज़ उस वक्त की कामयाब तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बना लिया और इस अरसे में उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में लाइन भी क्रॉस की और बाद में इस पर माजरत करते भी नजर आए। नवाज शरीफ जब अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर गिरफ्तारी देने पाकिस्तान पहुंचे तो ये एतजाज अहसन ही थे जिन्होंने इसे एक सियासी करतब करार दिया। उनके अल्फाज थे, जुबान ज़द आम है कि हॉर्ले स्ट्रीट क्लिनिक जहाँ कुलसूम नवाज ज़ेर इलाज थी नवाज शरीफ खानदान की मलकियत है। हार्ले स्ट्रीट में कोई हस्पताल नहीं, क्लिनिक है, लेकिन वहाँ दिल के बाईपास होते हैं।
मगर फिर जब इसी बीमारी से मुहतरमा कुलसूम नवाज की वफात हो गई तो एतजाज अहसन ने खुले दिल से इस पर माफ़ी मांगी। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर अफसरदा हैं और उनके अहले खाना को माजी में इनके अल्फाज से जो तकलीफ़ पहुँची थी उस पर माजरत खां है। बेगम कुलसूम नवाज नेक और पारसा खातून थी। जब इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में घर गई तो एतजाज अहसन इस मौके पर जनरल बाजवा के खिलाफ PTI के रहनुमाओं से ज़्यादा तनकीद करते नजर आए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस में उनकी बरीयत आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की ईमा पर हुई थी और ऐसा करके जनरल बाजवा ने बहुत बड़ा जुर्म किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी नई करवट ले रही है। ऐसे हालात में एक बार फिर एतजाज अहसन की पीपल्स पार्टी में अमलन वापसी शुरू हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने उन्हें PTI को तबाह करने के लिए टास्क दिया था। एतजाज अहसन के मुखालिफिन अब उनकी वकालत पर भी सवाल उठाते हैं। वो वकील जो कभी कामयाबी की ज़मानत होता था, जिसका भी केस पकड़ता है वो हार जाता है। देखें आने वाले वक्त में एतजाज अहसन मंजर आम पर रहने के लिए क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। अगर आपको जस्तजू की वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।